जा रहे हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये। समझ लीजिए, हाँ, ये आपके ब्रेन का एक एक्सटेंशन है। जैसे मैंने आपको जब लिम्फेटिक सिस्टम बताया था, सो आई हैड टोल्ड यू दैट लिम्फेटिक सिस्टम इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लाइकवाइज इन द सेम वे endocrine system is the extension of nervous system, although they both have different things and different mechanism for controlling of body. देखिए, ब्रेन का जो काम है, ब्रेन का काम है एनालाइज करना, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना। किसी मैसेज को वो क्या करता है, एनालाइज करता है और रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है। जैसे कोई एंजाइम आपकी बॉडी में जाना है, ठीक है, तो जाना है तब भी हार्मोन लगेगा, नहीं जाना है तो भी हार्मोन लगेगा, ठीक है। जाना है तो स्टिमुलेट करने के लिए, रोकना है तो इनहिबिट करने के लिए। तो ये हार्मोन्स होते क्या है, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, क्या बेस है इसका, ये किस तरीके से आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, ये सारे टॉपिक्स लेस और मोर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बी वेरी सिंसियर एंड सीरियस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी भी बहुत कम बच्चे आए हैं। वी हैव ओनली 15 स्टूडेंट्स विद अस। ये होता है इवनिंग की क्लास में, क्या होता है, बच्चे कई सारे खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर नींद आ जाती है, तो उनको लगता है कि लाओ रेस्ट ही कर लेते हैं, क्लास का तो वीडियो भी देख लेंगे बाद में। खैर, ये यही एक ड्रॉबैक लगता है हमको ऑनलाइन का, कि बच्चे वो सिंसियरिटी नहीं पा पा रहे हैं जो उनको चाहिए। ये होना चाहिए आपके अंदर, बच्चों अपने आप से ये चीज आनी चाहिए। खैर, हाँ, अब तो हो ही जाएगा कल से ऑफलाइन, जरूरी भी था, ठीक है। कह रहा कल से सिंसियर। सिंसियर क्या, वो जबरदस्ती वाली बात हो जाती है ना, कि नहीं चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा ही अगर आप आ जाएंगे तो। सो सबसे पहले चीज बच्चों, अभी तक आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है और थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा आपको एंडोक्राइन के बारे में भी पता होगा। जब हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ाया था, तो उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू भी पढ़ाया था, उसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में आपको बताया गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्या लगता है, क्या बेसिक डिफरेंस है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन कैसे अलग है, नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसे अलग है, और एंडोक्राइन का कोऑर्डिनेशन कैसे अलग है? How they both control your body, coordinating your organs in different way. ठीक है, चलिए, एक फास्ट है, एक स्लो है, एक हार्मोन देता है, एक इम्पल्स से करता है, एक डू नॉट हैव, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, और नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, ये सब ठीक है। लेकिन दोनों के कंट्रोलिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस है, क्या कंट्रोलिंग पैटर्न है? नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोलिंग पैटर्न है वो वॉलंटरी है या सेल्फ डिपेंडेंट है? नर्वस सिस्टम अपने आप को खुद से कंट्रोल कराता है, खुद पे ही डिपेंडेंट है अपनी फंक्शनिंग के लिए, किसी और के पास नहीं जाता। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के पास क्या है, कि ये अपने कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेशन के लिए लेस और मोर नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो इसको क्या कराती हैं, आइदर स्टिमुलेट कराती हैं या फिर इनहिबिट कराती हैं। हाँ, दूसरी चीज है बच्चों, कि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो मेजर स्ट्रक्चर है, वो मेजर ऑर्गन है,
वो होते हैं ग्लैंड्स। तो कितने ग्लैंड्स हो सकते हैं बॉडी में बच्चों, या कौन कौन से ग्लैंड्स हैं बता सकते हैं आप लोग आपकी बॉडी में, सर से लेके पैर तक? हाँ श्रेयांश ठीक बोले। तो कितने ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में? 8। मुझे गिनना पड़ेगा, लेट मी काउंट। पीनियल, पैराथ, pancreas, pancreas, adrenal cortex, medulla. वैसे तो 10 हैं, लेकिन 9 भी कह सकते हैं आप। चलिए आप लोगों के, हाँ, गिनने में 9 आ रहा है, किसी ने 8 बोला है, किसी ने 6 बोला है। हाँ मैं एक बार और गिना देता हूँ। देखो बच्चों, इन जनरल अगर हम देखें, हाँ, तो हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, बट इसका फंक्शन ग्लैंडुलर होता है। तो यू कैन और यू कांट काउंट हाइपोथैलेमस इन एंडोक्राइन एज अ एंडोक्राइन, बट हाइपोथैलेमस का कुछ फंक्शन एंडोक्राइन होता है, भले आप उसको ग्लैंड माने चाहे ना माने। मैंने हाइपोथैलेमस को भी काउंट किया है इसमें। ये whether it is partial gland, but still I had counted it in gland. Second is pituitary. Third is pineal. एक पीनट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से बिल्कुल पिनियल टाइप का, सॉरी स्टॉक लाइक कह रहा हूँ, एक मूंगफली के दाने के बराबर छोटा सा ग्लैंड होता है, ब्रेन में ही होता है। या दे आर ग्लैंड्स मंतशा। इसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे हम, तो हमको थायराइड, उसके जस्ट ऊपर पैराथायराइड, उसके थोड़ा सा नीचे थाइमस ग्लैंड, फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन है, जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है। इसके बाद आपका आता है दो ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। हालांकि इन दोनों को कंबाइन करके एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन काम इनका बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका टेस्टिस एंड ओवरी। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई तुम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड गिनने लगे। एक्सोक्राइन मत गिनिए भाई, हम एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं। आप लोग स्वेट, सलाइवरी और लीवर और उसमें फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी जोड़ोगे, ये सब आपको नहीं जोड़ना है। ये वो ग्लैंड्स हैं जो बिना डक्ट के सिक्रीशन दे रही हैं, बिना डक्ट के सिक्रीशन दे रहे हैं, ठीक है। They all are endocrine glands of the body, and they all are secreting somehow hormones. चलिए बच्चों, बिल्कुल कम शब्दों में हॉर्मोन्स को डिफाइन कीजिए, ठीक है। जितना आपने समझा है हॉर्मोन्स को अब तक, या जितनी बार भी हमने एंजाइम्स के साथ हॉर्मोन्स को डिस्कस किया, चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो चाहे एनिमल टिश्यू हो, तो हॉर्मोन्स से आपने क्या समझा, क्या होते हैं ये किस चिड़िया का नाम है? हॉर्मोन्स। क्या मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है? पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ किया है। केमिकल मैसेंजर सब्सटेंस डेवलपमेंट।
अच्छा, फंक्शन इन आवर बॉडी, केमिकल मैसेंजर, ट्रांसपोर्ट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस एक्टिव मैसेंजर। ठीक है, ये बॉडी के वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से या फंक्शनिंग के हिसाब से फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराते हैं। ठीक है, hormones are the chemical messengers which are responsible for the coordination of organs, and they basically balance the system of your organ by doing certain physiological changes in their separate compartments. अलग अलग hormones के अलग अलग compartments हैं, working area अलग अलग है, जहां पर ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने इसको पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस करा करके, ठीक है, फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। हाँ, वो आप देखिए, वो आपके बॉडी का ग्रोथ भी हो सकता है, वो ग्रोथ का रुकना भी हो सकता है। सिर्फ ग्रोथ कराते ही नहीं, एक टाइम पर आके ग्रोथ रोकते भी हैं। ठीक है, ये आपके मेल या फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट भी हो सकता है, ये आपके ये जो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट भी हो सकते हैं, ये आपके मसल्स के बिल्डअप का भी रीजन हो सकते हैं, ये आपके शुगर लेवल के कंट्रोल करने ना करने का भी रीजन हो सकते हैं, या आपके अंदर डरने या नहीं डरने का भी रीजन हो सकते हैं। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को छोड़ करके भी ये कराते हैं। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल एक काम कह सकते हैं हम कि यह आपकी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, और इनका जो काम है वो अलग अलग ऑर्गन्स, इनका टारगेट ऑर्गन अलग अलग है। ये दो तरह के होते हैं बच्चों। देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल्स फाउंड इन हॉर्मोन्स। द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ केमिकल्स आर बेसिकली अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, ये सब एक ही चीज है, लेस और मोर। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड्स बनाते हैं और कई सारे पेप्टाइड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो ये चीजें आपको पता है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड टाइप के, ये लिपिड से बने हुए हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हॉर्मोन्स हम इसमें पढ़ेंगे और दोनों के एक्शंस को अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन किस ऑर्गन पे किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं कोई भी बेसिक्स नहीं दूंगा। अगर आप लोगों ने, ठीक है, अगर आप लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो हार्मोन समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले फिजियोलॉजिकल चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से डिस्कस करके रखे हैं या समझ के रखे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी आपको हार्मोन वाला पार्ट समझने में। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी करता है, केमिकल भी करता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन जो होता है वो केमिकल इंपल्स ही या केमिकल मैसेंजर्स को ही ट्रांसमिट करता है, वो इलेक्ट्रिकल नहीं कर सकता। नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंडोक्राइन वाले को कोई न्यूरॉन रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि ब्लड रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ब्लड के थ्रू अपना सिग्नल ये भेजता है। नर्वस सिस्टम क्योंकि इलेक्ट्रिकल है इसीलिए बहुत तेज है, एंडोक्राइन क्योंकि केमिकल है इसलिए स्लो है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जो होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रिस्पांस कराया जाता है तो उसका बहुत नैरो रिस्पांस होता है, जबकि एंडोक्राइन का जो रिस्पांस होता है वो लेस और मोर बॉडी में देखने को मिलता है, तो वाइड स्प्रेड तरीके का रिस्पांस आता है। क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? वो ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं हो, वो ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेट करते हो, वो ग्लैंड्स जो आपके बॉडी में वेरियस प्लेसेस पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल्स हैं। नॉन न्यूट्रिएंट इसलिए बोला गया है, देखिए, क्योंकि एक प्रोटीन मान लीजिए क्या है, अगर मैं कह दूं कि प्रोटीन आपका क्या है, हार्मोन है, तो दूसरा वाला प्रोटीन क्या है, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए भी है। तो अब मान लीजिए आपकी बॉडी इस प्रोटीन को बॉडी ग्रोथ के लिए यूज कर लेगी, तब मतलब हार्मोन को अगर बॉडी ग्रोथ के लिए यूज करने लगेगी तब नहीं।
इसीलिए हॉर्मोन्स को नॉन न्यूट्रिएंट बनाया जाता है, मतलब इसको बॉडी अपने दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकती। ये जिस काम के लिए बने हैं ये जाकर के वही काम कराते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एंजाइम्स की तरह इनको भी बहुत ट्रेस अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब बहुत हल्के अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होते हैं ये, और बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। बेसिक थिंग्स आर देयर। हमने सारे ग्लैंड्स के यहाँ नाम हमने भी लिख दिए थे, यहाँ पे भी लिख दिया गया है। यहाँ पर 9 नेम्स दिए गए हैं और हम दो अलग करेंगे यहाँ पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। टेस्टिस और ओवरी इसमें अलग अलग हैं ही, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए हमारे, ठीक है। कहाँ पर होते हैं ये देख लेते हैं, अगर ये स्लाइड इनलार्ज हो पाए तो। पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं। So look at the organs, like here pituitary gland is there, in the posterior side pineal gland is there, in that neck portion thyroid and parathyroid gland is there, in the chest region we have thymus, in the lower back region we have adrenal glands like adrenal cortex and adrenal medulla, in the uh, ventral side, ventral lower side we have pancreas, below waist we have gonads, in males there is testis, in females there is ovaries, but not below waist, it is on the abdominal wall side of the abdomen, okay. So this is all about testis and ovaries and about other glands also. ठीक है बच्चों, एक चीज जो मैं आपको पढ़ाने से पहले बताना चाहूंगा, देखो अगर तुमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का तालमेल समझ लिया, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से आपस में काम कर रहे हैं, अगर तुमने वो तालमेल समझ लिया तो समझ लो तुम इस चैप्टर का 50% समझ लिया। इसके बाद तुमको बहुत कुछ नहीं पढ़ने को रहेगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बाद, ठीक है। इसमें बहुत झमेला होता है और थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ये चीज वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो अच्छे से समझिएगा क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यही दो टॉपिक इस चैप्टर की जान है। 50% कंटेंट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे डिपेंडेंट है, बाकी सारा चैप्टर 50% छोटा छोटा पार्ट कंसिस्ट करेगा। तो उम्मीद है कि ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो थैलम हाइपोथैलेमस का वर्ड जो है आपके लिए नया नहीं है, ये हमने अभी जस्ट लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस या थर्मोरेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके भूख प्यास लगने के लिए, आपके जो इमोशंस होते हैं मैमेलियन इमोशंस या सेक्सुअल बिहेवियर्स, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर जो हम हाइपोथैलेमस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हाँ फूड हंगर थर्स्ट के लिए, यहाँ पर जो हम हाइपोथैलेमस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दिस हाइपोथैलेमस पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन पार्ट। Now this hypothalamus part has been modified and it is not doing any further sensory function. ये जो हाइपोथैलेमस हम पढ़ने जा रहे हैं ये सेंसरी नहीं है। सेंसरी मतलब ये इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो चेंज हो गए। किसमें चेंज हो गए? दे आर चेंज इनटू न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरो मतलब न्यूरॉन है या नर्व है, सिक्रीटरी मतलब कोई केमिकल रिलीज करेंगे। अब यहाँ के सेल्स क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करना शुरू करते हैं।
तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का, या सबसे मेन स्ट्रक्चर है जो केमिकल रिलीज करता है, जो हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन बेचारा ब्रेन का पार्ट होने की वजह से इसको ग्लैंड का वो नहीं मिल पाया। अदरवाइज अगर तुम्हारे ग्लैंड में किसी को फादर ऑफ ग्लैंड बोलना होता, किसी को गार्जियन ऑफ ग्लैंड बोलना होता, तो वह हाइपोथैलेमस ही था। लेकिन इसका ग्लैंड ना हो पाने का फायदा सबसे ज्यादा उठाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सब कुछ रिसीव इसी से करता है, लेकिन वो ग्लैंड है और ये बेचारा ग्लैंड नहीं है, इसी वजह से पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अदरवाइज अगर हाइपोथैलेमस होता तो हाइपोथैलेमस को ही हम मास्टर ग्लैंड बोलते। सो क्लास, we have hypothalamus that consists of neurosecretory cells and they secrete hormones which are known as neurohormones। ये हार्मोन दो तरह के होते हैं, ये हार्मोन्स रिलीजिंग टाइप के होते हैं और इनहिबिटिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और इनके हार्मोन्स क्या कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी सिक्रीशंस हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी सिक्रीशंस हैं उनको ये क्या करते हैं? रेगुलेट कराते हैं। और पिट्यूटरी बाकी सारे ग्लैंड्स को पिट्यूटरी रेगुलेट कराता है, लेकिन पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस रेगुलेट कराता है। कैसे कराता है, कहां से कराता है, ये चीज हम आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने एक भी स्क्रीनशॉट लिया नहीं, देख लेता हूँ, कुछ हो लेने लायक तो लेता हूँ। So what are the hormone that is secreted by hypothalamus? तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो पिट्यूटरी को देता है सिक्रीट करके, उसमें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को आगे जाके मिलेगा वाया पिट्यूटरी, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को मिलेगा वाया पिट्यूटरी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी को मिलेगा वाया पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये डायरेक्ट पिट्यूटरी को जाता है, पिट्यूटरी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके खुद ही यूज कराता है बॉडी को। इस तरह ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, इसको सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं, बट हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, जो आगे चल के मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर अगेन जो उसको इनहिबिट करेगा। मैंने बच्चों क्लास की एकदम स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि हार्मोन इज नॉट ओनली थिंग दैट स्टिमुलेट्स द एक्शन ऑफ organ tissues or any other body parts, it is also that which inhibits the same function। हार्मोन सिर्फ वही नहीं है जो क्या करता है, आपकी बॉडी के फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है, हार्मोन वो भी होता है जो इनहिबिट करता हो। ये स्टिमुलेशन और इनहिबिशन मिलके एक बैलेंस बनाते हैं बॉडी में, ठीक है, जिससे बॉडी में जो भी चीज जितनी प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड है वो उतनी ही प्रोपोर्शन में रहती है। अदरवाइज क्या होता है कि एक चीज कंटिन्यूअस रिलीज होती रहेगी तो बॉडी में बैलेंस बिगड़ जाएगा, और एनीथिंग विच इज एक्सेस इन बॉडी दैट कैन बिकम टॉक्सिक एनी टाइम फॉर यू। सो ये जो है रिलीजिंग इनहिबिटिंग का खेल चलता है, और कंट्रोल कौन करता है इस रिलीजिंग इनहिबिटिंग वाले हार्मोन्स को? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, थायरोट्रोपिन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा लेकिन वाया पिट्यूटरी। ये जाएगा पहले किसके पास? पिट्यूटरी के पास। ये सब जाएंगे पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग अलग ग्लैंड्स में भेज देगा, ठीक है। फिर ग्लैंड्स इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक हार्मोन बना करके दूसरे हार्मोन के फॉर्म में भेज देंगे, जिससे एक्शन होता है। यही वजह है कि बाकी सब चीजें पिट्यूटरी से जा रही है, लेकिन पिट्यूटरी में जो भी चीजें आ रही वो हाइपोथैलेमस से आ रहा है। तो थायरोट्रोपिन थायराइड ग्लैंड को जाएगा वाया पिट्यूटरी, कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रिनल कॉर्टेक्स को, गोनाडोट्रोपिन ट्रोपिन ओवरीज और टेस्टिस को, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट टू पिट्यूटरी, उसके बाद कहीं नहीं जाएगा, इनहिबिटिंग भी जाएगा वहीं पर, प्रोलैक्टिन जाएगा मेमोरी ग्लैंड में वाया पिट्यूटरी, और इनहिबिटिंग भी ऐसे ही जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों आप इतने समझदार तो हैं और इतने मैच्योर भी हैं कि मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े कि रिलीजिंग हार्मोन क्या काम कराते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या काम कराते हैं आपकी बॉडी में।
सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये नीचे वाला डायग्राम दिया गया है, दिस वन, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये है हाइपोथैलेमस ऊपर की तरफ, जिस चीज से अटैच है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर वो है इन्फंडिबुलम, ठीक है, और इसमें दो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दो लटकते हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्रेन के एक छोटे से पार्ट में कवर्ड होते हैं, जिसका नाम है सेला टर्सिका। ये सेला टर्सिका के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं और इन्हीं को कंबाइन करके हम पिट्यूटरी कहते हैं। इनके 3 लेयर्स होते हैं बच्चों। पहला लेयर है पार्स ट्यूबरेस ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, 3 लेयर्स होते हैं। ये आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, सबसे मेन यही है एंटीरियर पिट्यूटरी, और पीछे की तरफ जो दिख रहा है आपको वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये बहुत ही कम हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए कम इंपॉर्टेंट है पोस्टीरियर। एंटीरियर बहुत ही ज्यादा वेराइटीज ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइवर्सिफाइड है। आपको पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरेलिस या पार्स नर्वोसा करके एक पोर्शन और आएगा, ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ क्या याद करने की जरूरत है कि हाइपोथैलेमस अराइज कर रहा है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से पिट्यूटरी ग्लैंड को, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है या दो लोब में डिवाइडेड है। पहला लोब एंटीरियर है जो कि मेन है, सबसे ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करेगा। दूसरा लोब पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर का लिसन वेरी केयरफुली, पोस्टीरियर का डायरेक्ट कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर को डायरेक्टली हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और पोस्टीरियर में पिट्यूटरी कोई चेंज नहीं कर सकता। पोस्टीरियर ग्लैंड का जो सिक्रीशन जाएगा, आगे कहाँ जाना है नहीं जाना है, हर चीज हाइपोथैलेमस सिक्रीट मतलब वो कंट्रोल करेगी। लेकिन एंटीरियर वाले को पिट्यूटरी ग्लैंड खुद कंट्रोल करता है। जो सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से आता है एंटीरियर वाला उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको एज इट इज आगे नहीं भेजता, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस खुद कंट्रोल करता है, जबकि पोस्टीरियर वाले को नहीं कंट्रोल करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनके क्या फंक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चों। अच्छा, एक और चीज, कभी कोई तुमसे पूछ ले अगर कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में सिक्रीशन आता कैसे है, तो आप कहोगे नर्व्स के जो न्यूरॉन्स के बंडल होते हैं, न्यूरॉन्स के बंडल होते हैं उसके थ्रू आता है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंडल होते हैं, तो हाइपोथैलेमस उसके थ्रू क्या करता है, सिक्रीशन भेजता है। और हाइपोथैलेमस डायरेक्टली किसको कंट्रोल करता है, डायरेक्ट कंट्रोल पोस्टीरियर पे होता है, और इनडायरेक्ट कंट्रोल किस पे होता है, एंटीरियर पे होता है। So this is what you have to remember from the beginning. So let's start with the discussion of pituitary gland because this is very important portion. We have number of hormones that is secreted by anterior pituitary, and few hormones that had been lacked here वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें एक हार्मोन नहीं है, MSH। ये पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है, पार्स इंटरमीडिया नाम की एक लेयर होती है,
ये पार्स नर्वोसा से सिक्रेट होता है, और ये सारे हार्मोन्स जितने भी हैं बाकी, ये पार्स डिस्टालिस का कमाल है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म कर लेता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अरे कौन सा चैप्टर खुल गया, मैं दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ है। केमिकल कंट्रोल चल रहा है ना। अच्छा, बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो खुद से भी कंफर्म नहीं कर रहे कि सर कर रहे हैं, सर को करने दो। These all hormones, pars distalis, okay. These all hormones, pars intermedia, MSH, okay, and otherwise pars nervosa, okay. सही है। अभी बताऊंगा क्रिटिनिज्म, अभी बताऊंगा मैं। यह भी हमारा आगे का टॉपिक है। सो वेयर आर वी, कहाँ थे हम? ओके, वी आर हियर। स्लाइड, इस स्लाइड कैसे चली गई अपने आप? फ्रॉम देयर टू देयर वी हैव पार्स डिस्टालिस and pars intermedia MSH. These two are pars nervosa. Pars nervosa. ये ये बिल्कुल बच्चों याद रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है? इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो दिमाग में रखिएगा इस चीज को कि कौन सी लेयर क्या सिक्रीट करती है। इसीलिए मैंने कंफर्म भी करा दिया एक बार। तो देखिए बच्चों, एक एक करके सभी हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, इसके बाद हर हार्मोन्स की डिटेलिंग पढ़ेंगे। इसमें से this hormone, this hormone, this one and this one, ये पांच जो हार्मोन है, ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं शो करते, ये डायरेक्ट इफेक्ट शो नहीं करते। ये ग्लैंड्स के पास जाते हैं, ये दूसरे ग्लैंड्स के पास जाते हैं और उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर देयर सिक्रीशन, फॉर देयर सिक्रीशन। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके सिक्रीशन के लिए। इसी तरह एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक जो हार्मोन होता है, ये एड्रीनोकॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है उसके सिक्रीशन के लिए। जबकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है फॉर देयर सिक्रीशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनैड्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर देयर सिक्रीशन। So that's why you guys can easily know that how pituitary gland can be named as master gland, because it controls other gland. It has their own secretion. नहीं नहीं, हर समय नहीं रिलीज होगा। प्रोलैक्टिन जो होगा वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में रिलीज होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रिलीज होता है, ठीक है?
आफ्टर पार्चुरेशन नहीं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको हाँ, यूरिन में ये हार्मोन मिल सकता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के। क्लास, अगर तुमसे पूछे कोई कि क्या है आखिर पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्यों इतना डाइवर्स है, तो आप कहोगे इसके पास अपना खुद का भी सिक्रीशन है जो डायरेक्ट बॉडी पे इफेक्ट करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ये डायरेक्ट बॉडी पे इफेक्ट करता है। एमएसएच डायरेक्ट बॉडी पे इफेक्ट करता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये डायरेक्ट बॉडी पे इफेक्ट करता है। दो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी में सिर्फ आते हैं स्टोर होने के लिए, पिट्यूटरी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। यह हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन है, हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन है। तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। किसको देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करते हैं, इससे फिर बॉडी के इफेक्ट को शो करते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का यह हार्मोन नहीं है, यह हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का है। बस स्टोर कौन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट इज जस्ट सेम लाइक गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का अपना बाइल जूस नहीं होता है, उसको देता लीवर है, लेकिन वो स्टोर करता है, इसीलिए उसका नाम हो गया। इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के ये दो हॉर्मोन्स को क्या करता है, स्टोर करता है। अब बच्चों, वैसोप्रेसिन का काम जो है मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ एक्सक्रीशन में। क्या काम होता है बच्चों वैसोप्रेसिन और एडीएच का, लिखो जल्दी लिखो, क्या काम होता है। मिक्सचुरेशन, डाइल्यूट यूरिन। मिक्सचुरेशन का मतलब यूरिन का पास आउट कराना, यूरिन को डाइल्यूट बनाना, निशांत ने बोला। वेसोप्रेसिन के दो काम थे, यूरिन को क्या बना रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप काम बताइए, काम क्या कर रहा है। मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, वो तो किडनी पूरा का पूरा कर रहा है। वेरी गुड अनामिका, अनामिका ने एक आंसर सही बताया। किस रीजन से करेगा अनामिका, फ्रॉम विच रीजन ऑफ नेफ्रॉन। एडीएच का सबसे पहला काम होता है बच्चों वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एल्डोस्टेरॉन जो होता है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जबकि एडीएच जो होता है ये क्या कराता है, ये वाटर का खाली रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, इसके वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकता है, बट काम क्या है इसका, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना है। दूसरा काम क्या है, चलो एक काम तो हो गया, दूसरा, ये आंसर तो कुछ बच्चों ने दे भी दिया था, दूसरा वाला। ऐसे कैसे चलेगा भाई, आगे पढ़ते जाइए पीछे भूलते जाइए, ऐसे नहीं होगा ना। दूसरा जो फंक्शन है वो जीएफआर को बढ़ाने से लेकर के है। अब बताइए, किसी ने रिप्लाई तो किया, हाँ श्रेयांश गुड। नहीं नहीं नहीं, दूसरा गलत है, पहला तो तूने सही लिखा, फिर ये जो या करके लिखा ना, ये गलत कर दिया। मतलब ये भी एजम्पशन ही मार रहा था। अनामिका वेरी गुड, शाबाश, अनामिका ने भी सही आंसर दिया।
बस 2 बच्चे। आउट ऑफ 19 स्टूडेंट्स आई हैव ओनली 2 स्टूडेंट्स हु कैन आंसर। अच्छा ऐसे ही लिख दिया। हाँ भाई बाकी सब कहाँ हो बच्चे? सब कहाँ गए? निशांत, मंतशा, सोनिया, मयंक, श्रेया, विनीता, कहाँ नहीं आंसर दे रहे हो? खुशी, खुशी बहुत बदमाश हो गई, आंसर आंसर नहीं देती। शुरू में 2-3 क्लास दी थी आंसर, उसके बाद एकदम आंसर नहीं दी। कल इसको बता रहे हैं क्लास में। कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। चलो ठीक है, कोई भी आंसर तो कुछ भी दो लेकिन दो। बच्चों वैसोप्रेसिन का नाम पे ही मैंने कहा था इसका काम ही वही है। प्रेसिन मतलब प्रेस करना, वैसो मतलब ब्लड वेसल्स को। तो यह आपके ब्लड वेसल्स को, नेफ्रॉन में जो ब्लड वेसल्स जाते हैं उनको क्या कर देता है? प्रेस कर देता है। मतलब आपका क्या कर देता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन से जो नेफ्रॉन के अंदर ब्लड का प्रेशर हो जाता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जीएफआर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ये मैंने आपको 2-3 बार बताया था, याद रखा कीजिए, रिवाइज किया कीजिए बच्चों, बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं चलेगा। वैसोप्रेसिन का तो मैंने बता दिया। ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या होता है बच्चों? इसके भी 2 काम है, ऑक्सीटॉक्सिन के भी। हाँ निशांत, वेरी गुड। इतना भी आपने हिंट दे दिया मतलब आपको पता है ठीक ठाक। रिप्रोडक्टिव फंक्शन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए और हमेशा याद रखिएगा, क्लास 12 में भी ये चीज काम आएगी आपके। ठीक है? अरे ये पिट्यूटरी हार्मोन्स की स्पेलिंग गलत लिखी है इसमें, हार्मोन्स को हार्मोन्स लिखा है, मेरा अभी ध्यान गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ सुनिए बच्चों, हाँ सुनिए, गुड। देखिए जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लेटर स्टेजेस में बच्चे को जब बाहर की तरफ निकालना होता है तो 2 फोर्सेस लगते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन का और एक रिलैक्सेशन का। मतलब यूट्राइन मसल्स, यूट्रस यूट्रस उसको बोलते हैं जिसमें बच्चा पलता है। ठीक है? तो यूट्रस की मसल्स बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स देती हैं, फिर पुलिंग फोर्स लगाती है कॉन्ट्रैक्ट करके। तो कॉन्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है ऑक्सीटॉक्सिन का। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, बच्चे को बाहर की तरफ ढकेलता है। ठीक है? और एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, ये क्या करता है? रिलैक्स करता है मसल्स को। तो जब कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होता है तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो फीमेल्स जो पेन फील करती हैं वो, हाँ, पार्चुरेशन के टाइम में, मतलब बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम में, वो ऑक्सीटॉक्सिन के पुलिंग फोर्स की वजह से, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है उनको रिलैक्सिन की वजह से। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर पुश करते हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये चलता रहता है जब तक कि बच्चा बाहर ना आ जाए फीमेल बॉडी के। ये तो पहला फंक्शन है। दूसरा बच्चों जो इसका फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग अनकंडीशनल लव। ठीक है? कितने बच्चों को अनकंडीशनल लव का मतलब पता है? एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल लव? रितु, अच्छा, बताना चाहती हैं? बताइए।
सर वही ना, जब सब मंथ से पहले, मतलब जिस मंथ में मतलब बेबीज का जन्म होना रहता है, उससे कुछ मंथ पहले या फिर 1 मंथ 2 मंथ पहले जो जन्म हो जाता है, वही ना सर होता है। नहीं। सर नहीं मालूम मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट किया करो, गुड। देखिए, अनकंडीशनल लव वो होता है, कैसे बताऊं, जैसे माँ बच्चे का प्यार है, ये अनकंडीशनल लव है। इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। ये बस प्यार है तो प्यार है, माँ और बच्चे का। इसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, या भाई बहन का जो प्यार होता है अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। जिसके लिए कंडीशंस ना लगाई जाए, ठीक है, जिसके लिए ये ना कही जाए कि भाई, तो जब आप कोई अनकंडीशनल लव फील करते हैं, हाँ, मम्मी पापा, तो वो जो अनकंडीशनल लव जब आप फील करते हैं, एक छोटा सा बच्चा मान लीजिए आपको देख रहा है, उसको देखते टाइम जो आपको खुशी मिलती है, तो उस वो जो खुशी आप फील करते हैं ना, वो ऑक्सीटॉक्सिन है। जब आपकी मम्मी आपका सर सहला रही होती है, या आप कभी मम्मी के पास बैठे, आपको जब अच्छा फील होने लगता है कि यार मम्मी है या पापा है, ठीक है, वो अनकंडीशनल लव है। या कभी कभी सिस्टर को बहुत अच्छा, बहुत प्यार आता है कि यार मेरी बहन है, ठीक है, या भाई पे बहुत प्यार आया, तो वो अनकंडीशनल लव, वो जो है ऑक्सीटॉक्सिन है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, मेरी आवाज का अभी आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? डोपामाइन कोई भी खुशी है, देखो डोपामाइन किसी भी तरह का खुशी, तुमको कल तुमको कल अगर जाना है कहीं पर, ठीक है, तो वो जो एक्साइटमेंट अच्छी वाली फीलिंग आ रही है ना, वो डोपामाइन है। डोपामाइन किसी भी तरह की हैप्पीनेस वाली फीलिंग है। और ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो अनकंडीशनल लव में होने वाली खुशी है, अनकंडीशनल लव के टाइम, ठीक है। ये लड़के लड़कियों में भी हो सकता है, या इट्स इम्पॉसिबल नाउ अडेज, बट कभी अगर आपने कहानियां सुनी हो, लैला मजनू या ये सारी चीजें, वो अनकंडीशनल लव था एकदम, ठीक है। हाँ, नहीं होता है लेकिन, बट ये सही बात है, लड़कों को ब्यूटीफुल लड़कियां चाहिए, और लड़कियों को हैंडसम सैलरी वाले लड़के चाहिए। हैंडसम लड़के नहीं, हैंडसम सैलरी वाले लड़के। हैंडसम हो प्लस सैलरीड हो तो और अच्छा है। ये डीएनए पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, मतलब कोई भी शरीफ नहीं है आजकल के टाइम में, ऐसा कहने का मतलब है अनकंडीशनल कोई भी चीज नहीं होती है आजकल, क्योंकि माँ बच्चे में वो बॉन्डिंग है, वो नेचर ने दे के भेजा है, तो वो अनकंडीशनल रहेगा। कोई भी रिश्ता इधर उधर हो जाए, माँ बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि वो अनकंडीशनल पाया जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू फील एनी अनकंडीशनल लव एंड यू फील द हैप्पीनेस बियॉन्ड दैट थिंग, वो जो फीलिंग होती है, वो जो हैप्पीनेस होती है, कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी आपसे आके दुलार करवाता है, आपको दुलार करता है, तो वो वाली जो भी खुशी होती है ना, वो भी ऑक्सीटॉक्सिन है। चलो ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग का दिमाग भी कहाँ कहाँ पहुंचे। So we have the name of hormones and their functions. Read out the functions. मैं एक एक करके सब बताऊंगा, मैं ये बहुत शॉर्ट में करके नहीं दे दिया? अच्छा है, मुझे लगा कि बहुत शॉर्ट में करके सब निपटा दिया। ग्रोथ हार्मोन्स इलेबोरेट है कि नहीं? ग्रोथ, थायराइड है, एड्रीनल है, पैंक्रियाज है, ग्रोथ नहीं है। चलो ग्रोथ इसी में बताएंगे हम लोग, क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। मैं भावनाओं में नहीं बहता। हाँ हाँ, हमारा खत्म हो गया भावनाओं में बहने वाला टाइम। बच्चों लाइब्रेरी में क्लास का
अरे पीछे सर लोग खाना वाना खा रहे हैं, शायद वही पटक रहे हैं कुछ उधर। ठीक है बच्चों, वी विल स्टार्ट विथ ग्रोथ हार्मोन। ये क्लास 10th में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा विदाउट एनी डाउट कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो किसी बच्चे को कुछ आइडिया है ग्रोथ हार्मोन के काम करने का, या उनके दूसरा मतलब कोई फंक्शन आप जानते हो ग्रोथ हार्मोन के बारे में, तो काइंडली बताइए। हाँ मैं आ गया छपरा। बताइए बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। और एबनॉर्मल ग्रोथ, अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और हाइट, एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, सबने बताया। ये आप लोगों ने देखिए, जब भी आप किसी हार्मोन को डिस्क्राइब कीजिए तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ग्लैंड का नाम लिखिए, किस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, तो आप ग्लैंड लिखेंगे पिट्यूटरी। उसके बाद आप हार्मोन का नाम लिखिए, कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। तीसरे नंबर में आप एक्शन एरिया लिखिए, कहां पर एक्शन कर रहा है, टारगेट या टारगेट ऑर्गन लिखिए, या एक्शन एरिया लिखिए, किस जगह पर एक्शन कर रहा है, तो मसल्स एंड बोन। ठीक है, इस जगह पर क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। फंक्शन क्या है इसका, मसल बोन में जाके काम क्या करा रहा है, तो ग्रोथ का काम कराता है। ठीक है, इसके बाद हाइपो सिक्रेशन लिखो। ये अगर कम सिक्रीट होगा बॉडी में तो क्या होगा, कम सिक्रीट होगा तो दो बीमारियां होंगी, एक को कहते हैं डॉर्फिज्म और एक को कहते हैं क्रिटिनिज्म। एक होता है हाइपर सिक्रीशन, अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो क्या होगा, तो होता है एक गैगेंटिज्म, और एक्रोमेगैली करके भी होता है। बट मैं एक्रोमेगैली को एक बार कंफर्म करूंगा कि ग्रोथ हार्मोन से ही है, थायराइड हार्मोन का है। मैं बताता हूँ, एक्रोमेगैली अभी हटा देते हैं, इसको मैं कंफर्म करूंगा तब मैं कल बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड बता ही दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जब आप लिखेंगे तो यू शुड मेंशन दैट इट इज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके। हार्ट बीट पे डिपेंड करता है, ये मैं बता रहा हूँ किस चीज पे डिपेंड करता है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, पता नहीं मेरी आईज पेन करने लगी। मैं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है नाम ग्रोथ हार्मोन, बोन्स और मसल्स को डेवलप कराता है, जब से आप पैदा होते हैं तब से लेकर के आपके बड़े होने तक। ये आपके हाइट, वेट, बॉडी साइज, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो एक्शन करता है उससे बोन भी इंक्रीज होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, मसल्स की ग्रोथ भी इंक्रीज होते हैं। फंक्शन मैंने ग्रोथ ऑलरेडी लिख दिया। हाइपोसिक्रीशन से, या तो जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, वो नाटा रह जाता है, बहुत छोटा रह जाता है हाइट में। ठीक है, एक होता है छोटा हाइट होना। छोटा हाइट कॉमन है सोसाइटी में, कई लोगों का छोटा हाइट होता है, बड़ा हाइट होता है, दैट्स ओके। एक होता है कि वो बहुत ही छोटा हो। ठीक है, जैसे एक
6-7 साल का बच्चा जो इतना बड़ा होता है उतना ही बड़ा हो, और फिर उसके बाद बढ़े ही ना, उसके बाद हाइट बढ़े ही ना उसकी। तो बहुत छोटे पर से अगर हाइट नहीं बढ़ रही तो उसको डॉर्फिज्म बोलते हैं। उसका दिमाग, बाकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल फंक्शन अच्छे होते हैं, सही होते हैं, रिप्रोडक्टिवली फिट होते हैं वो लोग, लेकिन हाइट में छोटे हो जाते हैं। जबकि क्रेटिनिज्म में क्या होता है, क्रेटिनिज्म में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि दिमाग का सही से काम ना करना, सबसे मेन चीज है दिमाग का सही से काम नहीं करना। वो थोड़े से पागल टाइप के हो जाते हैं क्रिटिनिज्म वाले, तो जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम होता है वो थोड़े से दिमागी रूप से क्या हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। और भी अदर फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज उनमें देखी जा सकती हैं। हाइपर सिक्रेशन, मैंने दोनों में हाइपो हाइपर लिख दिया। हाइपर सिक्रेशन में न्यूटन, हाइपर सिक्रेशन में हाइट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एक होता है लंबे लोग, ठीक है, लंबे लोग सोसाइटी में पाए जाते हैं, अच्छी बात है। एक होते हैं लंबे से भी ज्यादा लंबे लोग, उनको गाइगेंटिज्म हुआ पड़ा रहता है। गाइगेंटिज्म के मरीज की एक सबसे बड़ी खास बात जान लीजिए आप लोग, गाइगेंटिज्म का जो आदमी होता है उसको बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, वो बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। ये एक सिम्टम है, जो एक मतलब एक फैक्टर है जो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेन फैक्टर, जो जो चीज आपको देखने को मिलेगी, कंधा झुका हुआ होगा आगे की तरफ, वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ आदमी दिखेगा आपको। तो अगर कहीं ऐसा आदमी आपको दिख जा रहा है, लंबा भी है, थोड़ा झुका हुआ भी है, या थोड़ा सा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो बिना किसी विलंब के आप समझ लीजिएगा क्रेटिनिज्म तो रैपिड इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेंटल डिसऑर्डर पे डिपेंड कैसे? नहीं नहीं, क्रेटिनिज्म में आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। क्रेटिनिज्म, हाँ हाँ, क्रेटिनिज्म में आपकी क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, बट वेट, बट इट शुड नॉट बी रिटन हियर, यहाँ मत लिखिएगा। इसको हम इन दोनों को, एक्रोमेगाली और इसको दोनों को हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड में पढ़े जाएंगे, लेकिन ये मेंटल डिसऑर्डर है। क्रिटिनिज्म इज सिंपली मेंटल डिसऑर्डर। एक बार आप लोग सर्च कीजिए तो क्रिटिनिज्म को, फॉर माई, हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ही होता है, इसीलिए मैंने कहा इसको हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। दिस एरिया वी विल डिस्कस। हाँ निशान बताइए। सर हाइपोथायराइडिज्म तो रैपिड इंक्रीज इन हार्ट बीट होता है ना? हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपका ये एक फैक्टर है, हो सकता है हाइपो में आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन सबसे मेन जो चीज होती है वो बीएमआर का स्लो होना होता है। बीएमआर का स्लो हो जाना, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपके इसके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है, ताकि बॉडी में जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाए। ठीक है, तो वो बीएमआर स्लो होने का इफेक्ट है। अंडरस्टूड? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिटिनिज्म इज नॉट, ये मत आप लोग सर्च कीजिए कि क्रिटिनिज्म जो है वो थायराइड ग्लैंड का है कि नहीं, वो तो मुझे पता है थायराइड ग्लैंड का है। ठीक है, वो सर आप मुझे बोल इसमें रहे हैं लिख कि दिया। हाँ मेंटल बोलिए। डिसऑर्डर पे मतलब डिपेंड करता है, तो कैसे मेंटल सर? डिसऑर्डर ही है ना, ये देखिए इसके सिम्टम्स क्या है, इट इज मेंटल डिसऑर्डर और समथिंग एल्स। नहीं नहीं, हार्ट बीट इंक्रीज करता है तो मेंटल डिसऑर्डर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है मेंटल पे, मेंटली? वो मैं, देखो, चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन समझ गया। पहले मुझे बच्चों कंफर्म कीजिए। हाँ ठीक है, देखो, तुम्हारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होगी, जब बीएमआर स्लो होगा तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तुम्हारे अंदर।
न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत आपके ब्रेन को होती है। ब्रेन को जब एफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसी कंडीशन को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं कि ब्रेन फुलिशनेस से एक्ट करने लगता है। और जब न्यूट्रिएंट आपके हार्ट बीट मतलब बॉडी में नहीं पहुंचेंगे तो न्यूट्रिएंट पहुंच किसकी हेल्प से रहे? ब्लड की हेल्प से। तो हार्ट क्या चाहेगा कि जल्दी जल्दी ब्लड को फ्लो किया जाए ताकि न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में पहुंच सके। इस वजह से हार्ट बीट फास्ट होता है। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन हार्ट बीट ब्रेन को वो नहीं करा रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हारे बॉडी में जब न्यूट्रिएंट कम होंगे तो हार्ट बीट तेज होगा, इसलिए तेज होगा ताकि जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट को पहुंचाया जाए। लेकिन ब्रेन में जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो ब्रेन क्या करता है? उसके रिस्पॉन्स सिस्टम खराब हो जाते हैं। मतलब कहते हैं ना दिमाग में क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मैं भूल ही गया। तो वैसे रिस्पॉन्ड आपको आने लगेगा। ठीक है, हमने ना चाहते हुए पूरा थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर लिया। हमको करना था अभी यही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ गया हमारा बाकी स्ट्रक्चर? हाँ, सो वी विल लीड हेयर गैगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म ओनली। ये बच्चे ने मुझसे क्रिटिनिज्म पूछ लिया, मेरे दिमाग में क्रिटिनिज्म ही घूम रहा था और मुझे लगा कि वो ग्रोथ हार्मोन से, तो मैंने ग्रोथ हार्मोन में ही लिख दिया उसको, ऑल्दो मुझे सिर्फ यही दोनों अभी वो करना था, ड्वार्फिज्म एंड गैगेंटिज्म। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन देने के लिए, थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन, एक होता है टेट्राआयोडोथायरोनिन, T4। T4 को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। ठीक है, T3 और T4। तो T3 भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? T4 में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको एक्शन करना होता है या फंक्शन करना होता है तो दोनों मिलकर के एक्शन किस फॉर्म में करते हैं? थायरॉक्सिन के फॉर्म में करते हैं। तो थायरॉक्सिन इज द मेन ग्लैंड विच इज सिक्रेटेड फॉर द एक्शन। ये हम पढ़ेंगे कैसे करता है। एक और चीज, थायराइड आपके बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों। दूसरा है एसीटीएच। एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट कराता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़वाते हैं बच्चों। पीआरएल मेमोरी ग्लैंड पे जाता है जो ब्रेस्ट के अंदर होता है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ब्रेस्ट आगे चल के उसको क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। एलएच हार्मोन और एफएसएच टेस्टिस और ओवरीज में जाते हैं। एलएच और एफएसएच जो होते हैं ये क्या करते हैं? गोनेडियल एक्टिविटीज को इंक्रीज कराते हैं। मतलब गोनेड्स को इंक्रीज कराते हैं, गोनेड्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। एलएच क्या काम करता है? एंड्रोजन बनाता है। एंड्रोजन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन बनाना है। टेस्टोस्टेरोन बन के मेल के जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसमें हेल्प करना। इसी तरह एलएच ओवरीज में जाकर के क्या बनवाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? एक तरीके से मेल और फीमेल के हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट कराते हैं और मेल और फीमेल हॉर्मोन्स आगे चल के फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मतलब बॉडी के अंदर जो भी एग्जिबिट कराना होता है, जिस तरीके से मॉडिफाई करना होता है वो करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं। आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चों आज के इसमें से। और हाँ, मेलेनोसाइट तो रह गया, मेलेनोसाइट बता देता हूं मैं। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपको काला बनाता है। सिर्फ आपके स्किन को नहीं, आपके अंदर जितने भी कलर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो है कलर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे आपके हेयर्स है, आपका आइरिस है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम स्किन, आइरिस, मसल्स कलर, मतलब एक्सटर्नल जो मसल्स ऑब्जर्वेबल हैं उनके कलर, हेयर्स, ये सब जो होते हैं इनके कलर्स मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, यही वो कराता है। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन के कंटेंट को बढ़ाता है, घटाता है। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा एमएसएच होगा
वो इतना ही देखने में क्या होगा, ब्लैकिश होगा। और जिसके अंदर जितना कम एमएसएच होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, व्हाइट होगा। इसके कंटेम्परेरी एक और हार्मोन होता है जो इसको बैलेंस करता है, उसका नाम मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन का काम जो होता है वो एमएसएच के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दोनों हार्मोन एक दोनों को बैलेंस करते हैं। मतलब मेलानिन ब्लैक करता है और मेलेनोसाइट व्हाइट करता है। ठीक है, मेलेनोसाइट कह रहा हूँ, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है ये इंसान को गोरा बनाता है, जबकि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ये इंसान को काला बनाता है। तो ये दोनों का बैलेंस बॉडी में जिस तरीके से है उस तरीके का इंसान नजर आता है, दिखता है, और उसी तरीके से हम लोग प्रतीत होते हैं। अब बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? अब हुआ खत्म। किसी को कोई डाउट? नहीं है? ठीक है, फिर आप लोग भी जाइए, खाना पानी कीजिए अपना, जलपान, या सो लीजिए। सुबह से क्लास कर रहे हैं आप लोग, कल तो वैसे भी क्लास आना ही है। हाँ, कल से ऑफलाइन। अब हम छपरा आ गए हैं तो ऑफलाइन लेंगे ही, यहीं से पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या डिस्कस करना है, नहीं करना है। पहले ये चैप्टर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, दोनों चैप्टर में, दोनों क्लासेस में, A1 A2 में। उसके बाद ही आगे का सुनिश्चित किया जाएगा। ब्रेन फूलिशनेस, हाँ, बेवकूफ दिमाग। अच्छा, वो ब्रेन फूलिशनेस को कैसे यूज करें? मुझे लगा कि तुम पूछ रहे हो क्या होता है दिमाग को बेवकूफ बनाना। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं ब्रेन फूलिशनेस, बस क्लास में हमको याद दिला दीजिएगा। चलिए बच्चों, ठीक है, मिलते हैं कल।